हेलो एवरीवन। आज हम प्रिसिपिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रिसिपिटेशन मीन्स वृष्टि। सबसे पहले प्रिसिपिटेशन होता क्या है। प्रिसिपिटेशन वायुमंडल से धरातल पर जब जल तरल अवस्था तथा ठोस रूप में गिरता है तब उसे वृष्टि या प्रिसिपिटेशन कहा जाता है। जल वर्षा, हिमवर्षा, फुहार तथा ओपल वृष्टि आदि वृष्टि के सामान्य रूप हैं, किंतु कोहरा, ओस तथा तुषार को साधारण अर्थों में वृष्टि के अंतर्गत नहीं माना जाता। उसके बाद है ओरिजिन ऑफ प्रिसिपिटेशन, वृष्टि की उत्पत्ति। वृष्टि के लिए आवश्यक है कि वायु के ऊपर उठने के फलस्वरूप उसमें शीतलन के कारण सघन की प्रक्रिया का आरंभ हो तथा मेघ का निर्माण हो, किंतु वायुमंडल में मेघों की उत्पत्ति मात्र से ही वृष्टि का प्रारंभ होना अनिवार्य नहीं होता। वृष्टि तो कुछ विशेष प्रकार के मेघों से ही होती है। वर्षाकारी मेघ भी कभी तो वृष्टि प्रदान करते हैं तो कभी वृष्टि किए बिना ही उनका वाष्पीकरण हो जाता है। कभी कभी मेघों से गिरने वाले जल की बूंदें धरातल पर पहुंचने से पूर्व ही वाष्प रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। वास्तव में वृष्टि के लिए आवश्यक है कि मेघ कणों के आकार में इतनी वृद्धि हो जाए कि उन्हें वायु के आरोही तरंगें ऊपर न रोक सके, जिससे वृष्टि होती है। उसके बाद है थ्योरी ऑफ प्रिसिपिटेशन। इसमें सबसे पहले है आइस क्रिस्टल थ्योरी, दूसरा है कोलेसेंस थ्योरी। आइस क्रिस्टल थ्योरी आइस क्रिस्टल थ्योरी नॉर्वे के प्रमुख मौसम वैज्ञानिक टार बर्गरान ने सन 1933 में हिमकण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को बर्गरान प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसके अनुसार भारी मात्रा में वृष्टि केवल ऐसी मेघ राशियों से होती है जिनमें हिमांक से नीचे तापमान पर जल एवं हिम के कण एक साथ पाए जाते हैं। बर्गरान का निश्चित मत था कि सभी प्रकार की वृष्टि का प्रारंभ हिम के रूप में होता है। तापमान हिमांक से नीचे होने पर जल और हिम के संतृप्त वाष्प दाबों में अंतर उत्पन्न होता है, जिस पर बर्गरान की संपूर्ण प्रक्रिया आधारित है। पवन के आरोहण के फलस्वरूप वायु का प्रसार एवं शीतलन होता है, अर्थात पवन जब धरातल से ऊपर की ओर उठती है तो उसमें प्रसार और शीतलन होता है, जिससे उसकी सापेक्ष आर्द्रता में निरंतर वृद्धि होती है। अंत में वायु के संतृप्त हो जाने पर मेघ कणों का निर्माण होने लगता है। ऐसा पाया गया है कि तापमान 0 अंश सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे कम रहने पर भी मेघ कण तरल अवस्था में ही पाए जाते हैं। ऐसे मेघ कणों को अति शीतल मेघ कण कहते हैं। वायुमंडल में हिमकणों अथवा सब्लिमेशन न्यूक्लियाई के अभाव में जल का अतिशीतलन अधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि अतिशीतलन जल बिंदुकों से निर्मित मेघ में एक भी हिमकण पहुंच जाए तो शीघ्र ही संपूर्ण मेघ हिमकणों से निर्मित मेघ में परिणत हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण समान तापमान पर अति शीतल जल और हिम पर पाया जाने वाला असमान वाष्प दाब होता है। दूसरा है कोलसेंस थ्योरी या संलयन सिद्धांत। संलयन सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय E.G. बोवेन नामक वैज्ञानिक को जाता है, जिसने ऑस्ट्रेलिया में क्लाउड फिजिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है।
इस सिद्धांत का प्रतिपादन ऐसे मेघों से होने वाली वृष्टि के लिए किया गया था जिनका ऊर्ध्वाधर विस्तार हिम स्तर तक नहीं होता। उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर केवल 2400 मीटर मोटाई वाले कपशीले मेघों से वृष्टि होने लगती है। इन मेघों के शीर्ष भाग पर तापमान लगभग 7 डिग्री सेल्सियस होता है। स्पष्ट है कि इन मेघों में समुचित आकार की बूंदों के निर्माण में हिमकणों का कोई योगदान नहीं होता। ऐसे मेघों में वृष्टि के लिए आवश्यक आकार की वर्षा की बूंदों का निर्माण विभिन्न आकार वाले मेघ कणों के परस्पर मिलने से होता है। यदि किसी मेघ में विभिन्न आकार के जल कणों का सह अस्तित्व पाया जाता है तो वायुमंडलीय विक्षोभ के फलस्वरूप उनमें टकराव स्वाभाविक होता है। टकराव के फलस्वरूप छोटी बूंदों का बड़ी बूंद में विलय हो जाता है, जिससे बड़ी बूंदों के आकार में और भी वृद्धि हो जाती है। त्रिवार्था के अनुसार यदि किसी मेघ में उपस्थित जल कण विभिन्न आकार वाले होते हैं तो उनके नीचे गिरने की गति भी असमान होती है। गति में भिन्नता के कारण उनमें परस्पर टकराव होता है, जिससे उनमें संलयन होता है। इस विधि के द्वारा जल की बूंदों का विकास मेघ में जलकणों के संकेंद्रण, आकार वितरण तथा कणों के आकार पर निर्भर करता है। जब किसी मेघ का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म एवं समान आकार वाले जल कणों से होता है तब ऐसे मेघों में स्थायित्व पाया जाता है, जिससे उनसे वृष्टि की संभावना नहीं होती। समान कण समान वेग से धीरे धीरे गिरते हैं, जिससे उनमें परस्पर टकराव नहीं होता। अतः वर्षा की एक आवश्यक बूंद के लिए 10 लाख जल शिखरों को परस्पर मिलने में बहुत अधिक समय की अपेक्षा होती है, किंतु असमान कणों वाले मेघों में स्थिति सर्वदा भिन्न होती है। प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि यदि जल कणों को परस्पर टकराया जाए और उनमें विद्युत आकर्षण हो तो उनमें निश्चित रूप से संलयन होगा। विद्युत शक्ति का भी एक वृष्टि की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब वायु में प्रबल संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं तब यह प्रक्रिया भारी वर्षा तथा बड़ी बूंदों के निर्माण में अत्यधिक क्रियाशील होती है। उसके बाद है फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन या वृष्टि के रूप। सबसे पहले ड्रीजल, रेन, स्लीट, हेलस्टॉर्म और स्नोफॉल। सबसे पहले ड्रीजल या फुहार। फुहार अत्यंत सूक्ष्म, सघन तथा समान आकार वाली वर्षा की बूंदें हैं जो पवन प्रवाह की दिशा में उड़ती हुई दिखाई देती है। इसे हम फुहार कहते हैं। वायु की हल्की सी गति भी इसे प्रभावित करती है। इन जल कणों का व्यास लगभग 5 मिलीमीटर से भी कम होता है। ऐसे जल बिंदुकों का निर्माण नीचे गिरते हुए मेघ कणों के परस्पर मिलने अथवा हिम कणों के द्रवीभूत होने से होता है। फुहार वृष्टि सदैव निम्न मोटे स्तरीय मेघों से होती है। कभी कभी इसके साथ साथ कोहरा भी उत्पन्न हो जाता है। इसके द्वारा वायुमंडल की पारदर्शकता निश्चित रूप से कम हो जाती है। फुहार कहीं कहीं धुंध का रूप भी ले लेती है। उसके बाद है रेन या जलवृष्टि। जलवृष्टि तरल बूंदों का आकार निश्चित रूप से फुहार की बूंदों से बड़ा होता है। वर्षा की बूंदों का व्यास 0.5 से 7 मिलीमीटर तक होता है। कभी कभी वर्षा की बूंदें लघु आकार की भी हो सकती है, किंतु फुहार की अपेक्षा इनकी सघनता तथा संख्या कम होती है। साधारण तौर पर जल वर्षा की उत्पत्ति अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित मेघों से होती हैं। जब वर्षा की बूंदें वायु की शुष्क
और गर्म परतों से होकर गुजरती है तब कुछ बूंदों का पूर्ण रूप से वाष्पीकरण हो जाता है तथा शेष बूंदों का आकार छोटा हो जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वृष्टि की प्रक्रिया के अधिक क्रियाशील होने, नीचे की वायु की परतों में अधिक आर्द्रता होने तथा बादलों की मोटाई अधिक होने की दिशा में मूसलाधार वर्षा होती है। अधिक तेज वर्षा में बूंदों का आकार बड़ा होने के साथ ही उनकी सघनता भी अधिक होती है। जहाँ तक वृष्टि की तीव्रता का प्रश्न है, प्रति घंटा कुछ बूंदों से लेकर कई सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है। जब कभी जल वर्षा या फुहार में तरल बूंदें इतनी अधिक ठंडे धरातल पर गिरती हैं कि वे जम जाती हैं, तब उसे हिमकारी वर्षा अथवा फुहार कहा जाता है। शांत वायु में वर्षा की बूंदें प्रति सेकंड 3 मीटर से अधिक वेग से नीचे गिरती हैं। उसके बाद है स्लीट या सहिम वृष्टि। ऐसी वृष्टि में जल की बूंदें तथा हिम एक साथ धरातल पर गिरते हैं। कभी कभी मेघों से वर्षा की बूंदों के आकार वाली पारदर्शक तथा कठोर हिम की गोलियां गिरती हैं जो धरातल पर गिरकर उछल जाती हैं। सहिम वृष्टि को जमी हुई वर्षा की बूंदों का रूप नहीं कहा जा सकता, परंतु वायु की शक्तिशाली ऊर्ध्वाधर तरंगों की उपस्थिति में सहिम वृष्टि उपल वृष्टि में बदल सकती है। वर्षा की बूंदें जब जमकर हिमकणों अथवा हिम की गोलियों में परिणत हो जाती हैं तब उन्हें उत्तरी अमेरिका में स्लीट कहा जाता है। सहिम वृष्टि की उत्पत्ति ऐसी अस्थिर वायु में होती है जहां हिमकणों का संपर्क जल की अत्यधिक शीतल बूंदों से होता है। उसके बाद है हेलस्टॉर्म या ओलावृष्टि। वृष्टि का यह एक बहुत ही भीषण रूप है जिसकी उत्पत्ति प्रबल झंझावातों से होती है। जब वायु का तापमान हिमांक से कम होता है तब ओले गिरने की संभावना नहीं पाई जाती। ओले से तात्पर्य ऐसे हिम बिंदुकों से है जिनका व्यास 5 से 50 मिलीमीटर तक होता है। हिम के ये गोले जब गिरते हैं उस समय परस्पर मिल जाते हैं, तब उनके आकार और वजन में वृद्धि होती है। ये मटर के दाने के बराबर से लेकर टेनिस की गेंद के आकार के हो सकते हैं। इनकी संरचना प्याज की तरह होती है जिसमें हिम की समकेंद्रीय परतें पाई जाती हैं। ओड़ा निर्माण की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल होती है। कपासी वर्षाकारी मेघों में उत्पन्न वायु की प्रबल तरंगें जब वर्षा की बूंदों को अधिक ऊंचाई पर ले जाती है तब वहां से बूंदें जम जाती है और उन जमी हुई बूंदों को पुनः नीचे गिरने पड़ता है। अत्यधिक शीतल जल की बूंदों के मध्य से गुजरते हुए इन पर हिम की एक परत और जम जाती है। इसी प्रकार बारंबार ऊपर और नीचे आरोहण तथा अवरोहण के फलस्वरूप इन हिम के गोलों पर हिम की एक पारदर्शी तथा दूसरी अपारदर्शी क्रिस्टलाइन या रवेदार परत चढ़ जाती है जिससे केंद्रीय परतों का निर्माण होता है। उसके बाद है हिमवृष्टि या स्नोफॉल। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जब हिम के विभिन्न प्रकार के हेक्सागोनल क्रिस्टल की वृष्टि होती है तब उसे हिमवृष्टि या स्नोफॉल कहते हैं। इन क्रिस्टलों के साथ कभी कभी बर्फ के साधारण रवे भी मिल सकते हैं। हिम के रवे विभिन्न प्रकार की सुंदर आकृतियों वाले होते हैं। हिमवर्षा ऐसे बादलों से भी हो सकती है जो मात्र हिम से निर्मित हों अथवा जो प्रारंभ में जल के अति शीतल कणों से निर्मित थे किंतु हिम मेघ में परिणत हो गए। प्राय संलयन की क्रिया द्वारा ही हिमवृष्टि की उत्पत्ति होती है। उसके बाद है टाइप ऑफ
रेनफॉल। इसमें सबसे पहले है कन्वेक्शनल रेनफॉल। दूसरा ओरोग्राफिक रेनफॉल और तीसरा है साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। सबसे पहले कन्वेक्शनल रेनफॉल या सहमैनीय वृष्टि। धरातल के गर्म हो जाने के फलस्वरूप वायुमंडल में उत्पन्न सहमैन धाराओं से होने वाली वृष्टि को सहमैनीय वर्षा कहा जाता है। आरोही वायु राशि का शीतलन शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर से होता है या ड्राई एडियाबैटिक रेट से, जो सामान्य ताप ह्रास दर से अधिक होती है। अतः इस प्रकार आरोही वायुपुंज कुछ ही ऊंचाई तक उठ सकती है, किंतु यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक है तो संघनन स्तर के उपरांत उसमें निहित जल वाष्प का संघनन होने लगता है और वायु में संघनन के गुप्त ताप की कुछ मात्रा प्राप्त होने लगती है, जिससे ऊपर उठती हुई वायु राशि की ताप ह्रास दर घट जाती है। इस प्रकार वायु को अधिक ऊंचाई तक उठने में सहायता मिलती है। संघनन के गुप्त ताप की मात्रा जितनी अधिक होती है, वायु उतनी ही अधिक ऊंचाई तक ऊपर उठने में समर्थ होती है। उष्ण आर्द्र वायु में संघनन की क्रिया भारी मात्रा में होने के कारण वायुमंडल में मीलों ऊंचाई तक कपासी वर्षाकारी मेघों का निर्माण होता है और अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे मेघों से घनघोर वर्षा होती है, जिसे सहमैनीय वर्षा कहा जाता है। उसके बाद है ओरोग्राफिक रेनफॉल या पर्वतीय वर्षा। ऑस्ट्रमिलन के अनुसार पर्वतीय वर्षा मुख्य रूप से उस समय होती है जबकि वायुमंडल में आर्द्रता की अधिकतम मात्रा उपस्थित हो। मध्यवर्ती अक्षांशों में शरद ऋतु एवं शीतकाल के आरंभ में तथा मानसूनी प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में, जब आर्द्र समुद्री पवनों के मार्ग में पर्वतों, पठारों अथवा पहाड़ों के द्वारा अवरोध उपस्थित होता है, तब वायु राशि ऊपर उठने के लिए बाध्य होती है, जिससे उनमें संघनन क्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा उनके अधिक ऊपर उठने पर वर्षा होने लगती है। इस प्रकार के भौतिक अवरोधों के कारण ऊपर उठी हुई वायु राशि से होने वाली वृष्टि को पर्वतीय वर्षा की संज्ञा प्रदान की जाती है। इसे ऊंचावचन वर्षा भी कहा जाता है या रिलीफ रेनफॉल। उसके बाद है साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। जब वृष्टि के लिए अपेक्षित विस्तृत एवं स्थूल वायु राशियों का आरोहण चक्रवातों के द्वारा होता है, तब इस प्रकार होने वाली वर्षा को चक्रवातीय वर्षा कहा जाता है। धरातल पर अनेक ऐसे अभिसरण क्षेत्र पाए जाते हैं जहां धरातल के समानांतर चलने वाली विस्तृत वायु राशियां, जिनमें तापमान, आर्द्रता तथा घनत्व का अंतर होता है, विपरीत दिशाओं से आकर मिलती हैं। ऐसी स्थिति में वायु राशियां धीरे धीरे ऊपर उठती हैं तथा उनमें अस्थायित्व उत्पन्न हो जाता है। धरातल पर उत्पन्न निम्न दाब द्रोणियों में विपरीत गुणों वाली वायु राशियों का अभिसरण होता है, जिसके फलस्वरूप उनमें अस्थायित्व उत्पन्न हो जाता है। ऐसी दशा में कपासी मेघों के निर्माण की अधिक संभावना रहती है। इन मेघों से अनुकूल परिस्थितियों में बौछार के रूप में वर्षा होती है। उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप में शीतकाल में होने वाली वृष्टि मुख्य रूप से चक्रवातीय होती है। उत्तरी भारत में भी शीतकालीन वर्षा चक्रवातीय वर्षा का विशिष्ट उदाहरण है। थैंक यू।